आज हमें पढ़ना है किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत अपवर्तन की घटना। तो अपवर्तन क्या होता है ये पढ़ना है और अपवर्तन से संबंधित चीज। ठीक है, तो अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन अपवर्तन होता है पारदर्शी वस्तुओं में, जैसे कांच, पानी। ठीक है, तो अपवर्तन में होगा क्या? ये अपवर्तक पृष्ठ होगी जो पारदर्शी होगी। अपवर्तक पृष्ठ पारदर्शी, जैसे कांच, पानी इत्यादि। ठीक है, तो दो सतह होंगी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? एक हवा है, जैसे कोई प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण आ रही मतलब हवा से आ रही है। ठीक है, और कहाँ जा रही है? कांच या पानी में। तो ये आपतित किरण होती है। हवा हवा एक माध्यम है, और एक जैसे पर मान के चल रहे कांच है। कांच कांच भी एक माध्यम है। कांच ठोस होता है, मतलब ये सघन माध्यम है, सघन है। और हवा के अणु का पास पास नहीं होते, या इसलिए यह कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। ये सघन है, ये विरल माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए, जबकि परावर्तन में क्या हो रहा था? दर्पण में जहां जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट रही थी। यहाँ माध्यम बदलना है, यहाँ माध्यम बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, और ये बना ही देते हैं सतह की लंबवत। कोई भी सतह हो, जैसे अपवर्तक पृष्ठ है उसकी लंबवत, मतलब अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल कहते हैं जिसे। तो प्रकाश किरण एक सीधी नहीं जाती माध्यम बदलने पर, बल्कि अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ से विचलित हो जाती मतलब उस सीध में नहीं जाती। जैसे विरल से सघन में आए तो ये अभिलंब विचलित होगी, और ये कहलाता है अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करे तो अपने पथ से विचलित हो जाए। पथ ये था, उससे विचलित हो गया, मतलब मुड़ झुक जाना, क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? ये भी बहुत सरल हैं। तो पहला नियम क्या है? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल से सघन में, हवा से कांच में, पानी में, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश किरण। ये क्या है? ये भी अभिलंब ही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल से सघन माध्यम में गमन करे प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करे, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसका उल्टा भी होगा। उल्टा का मतलब क्या है? अब प्रकाश किरण जैसे सघन से ऊपर विरल में जाए, ऊपर हवा है, नीचे कांच है, तो अब सीधी ना जाके अभी क्या कह रहे थे? अभिलंब की ओर झुक रही है। अभिलंब यहाँ नीचे बनाया है, यहाँ अभिलंब ऊपर है, तो अब अभिलंब की ओर नहीं, ऐसी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसा प्रयोगों द्वारा पाया गया। तो ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित। यहाँ भी अपवर्तित किरण ये आ गई। ठीक है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। एवं क्या हो जाए? एवं जब सघन से विरल में गमन करे, विरल माध्यम में गमन करे, तो क्या हो रहा है? तो अभिलंब से दूर दूर हट जाती है। ठीक है, तो जब सघन विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसका उल्टा हो, सघन से विरल में जाए तो अभिलंब ये उससे दूर हट जाती। जाना ऐसा था लेकिन अभिलंब से दूर हट गई। यहाँ ऐसा जाना था, यहाँ अभिलंब के पास में आ गई थी। तो पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या कहलाता है?
अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा, ये अपवर्तन। वैसे ये आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन है, तो अपवर्तन क्या हो जाएगा ये, ठीक है, अपवर्तन कोण। परावर्तन नहीं, आर मतलब रिफ्लेक्टिंग भी कहलाता है और रिफ्रैक्शन भी कहलाता है। तो ये कहा गया कि आपतन कोण चाहे हो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात, अब कोण चाहिए है तो त्रिकोण साइन कोस्टेन चाहिए पड़ता है, तो साइन ले लिया, साइन मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात लिया जाए, अनुपात तो वो नियत होता है, नियत, जो क्या कहलाता है, इस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसे म्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अपवर्तनांक क्या कहलाता है, अपवर्तन मतलब प्रकाश का झुकना, मुड़ना, तो मुड़ने वाला अंक क्या कहलाता है, अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, जब प्रकाश एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो कितनी मुड़ गई उसका संख्यात्मक मान अपवर्तन का अंक अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे हवा के लिए अपवर्तनांक म्यू का मान 1 होता है, सबसे कम। ठीक है, पानी के लिए होता है म्यू का मान 1.3, कांच के लिए इससे ज्यादा 1.5, और हीरे के लिए सबसे ज्यादा होता है 2.4। ये अंक है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो कितनी मुड़ेगी, हवा में नहीं मुड़ती, सबसे कम 1, हवा से पानी में जाएगी तो 1.3, कांच से हवा से कांच में जाएगी तो 1.5, कांच से हीरे में जाएगी तो 2.4। ये अपवर्तनांक होते हैं, अपवर्तनांक यानी मुड़ने का अंक। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, और ये जो लिखा था म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तनांक अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल ने बताया था, तो स्नेल का नियम भी कहलाता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल ने बताया था, स्नेल का नियम कहलाता है ये। ठीक है, अब देखें, यदि प्रकाश किरण, अब अपवर्तन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है निरपेक्ष, एक होता है आपेक्ष। निरपेक्ष में क्या होता है, जब प्रकाश किरण हवा या निर्वात से किसी माध्यम में गमन करे, ठीक है, तो उसे म्यू से शो करते हैं। जैसे हवा से जा रही है गिलास में तो ए म्यू जी लिखा जाएगा, इसे ही म्यू कहते हैं। ठीक है, अब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, हवा या निर्वात से नहीं जा रही हो दूसरे में, यहाँ पानी से गिलास में जा रही हो या पानी से पेट्रोल में ग्लिसरीन में आ रही हो प्रकाश किरण, तो उसे निरपेक्ष कहते हैं, ये आपेक्ष कहते हैं, रिलेटिव। तो उसे, जैसे ये जा रही है गिलास, जैसे ये भी एक सघन माध्यम है, जैसे कांच से जा रही है वाटर में, तो फिर इसे ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, और ये म्यू नहीं कहलाएगा, इसे सिंपल एयर से किसी माध्यम में जाए तो म्यू से प्रदर्शित करते, दो माध्यम हो तो म्यू नहीं कहा जाता, उसे फिर मान लिखना पड़ता है, जिस माध्यम से जिस माध्यम में जा रही हो। ठीक है, तो ये है अपवर्तन और अपवर्तन के दो नियम। अब अपवर्तन कहाँ होता है, अपवर्तन का मतलब प्रकाश किरण का मुड़ जाना। तो हम देखते हैं, यदि पानी में हाथ डुबाया जाए तो हाथ तिरछा दिखाई देता है, तो कौन सी घटना हो गई, अपवर्तन की। या पानी किसी पात्र में भरा हो तो उसकी तली थोड़ी ऊपर उठी दिखाई देती है, यानी कि कम गहरा समझ में आता है, तो कौन सी घटना होती है उसमें, अपवर्तन। ठीक है, तो अब अपने लिए पढ़ना है कि अपवर्तन होना है पारदर्शी माध्यम में, अपवर्तन होना है पारदर्शी माध्यम में। तो अपन देखें अपवर्तन आयताकार कांच के टुकड़े में करके देखें, प्रकाश का अपवर्तन का में, प्रकाश का अपवर्तन
आयताकार कांच के टुकड़े में, आयताकार कांच के टुकड़े में, यानी आप देखेंगे कि कैसे होता है। तो एक कांच का टुकड़ा ये बना लिया अपन ने, ये है, इसमें अब बर्तन कराएं। जैसे एक आयताकार कांच का टुकड़ा है, ये आयताकार है, तो एक ए बी सी डी एक आयताकार कांच का टुकड़ा है पारदर्शी। इसमें कोई, तो ए बी एक अपवर्तक पृष्ठ है, इसमें कितनी अपवर्तक पृष्ठ होंगी? 2। एक होगी अपवर्तक पृष्ठ फर्स्ट ए बी, और एक है अपवर्तक पृष्ठ सी डी, अपवर्तक पृष्ठ दूसरी ये है। तो अब इसमें समझे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो कोई प्रकाश किरण ऐसी आएगी, तो ये हो जाएगी आपतित प्रकाश या आपतित किरण, ये आएगी। तो यहाँ क्या होता है? अभिलंब, तो ये अभिलंब बना दिया हमने। अभिलंब, अभिलंब भी 2 होंगे, देखें कैसे। अभिलंब एक ये है 1, कोई नाम लिख सकते। ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या किस माध्यम से किस में जा रही है? आपतित किरण। अपन मान लें ये हवा है, हवा एयर, और ये अपन कांच का टुकड़ा माना है, कांच गिलास। ठीक है, तो ये हवा विरल हो गई, विरल माध्यम, और कांच हो जाएगा सघन। इसमें अणु पास पास रहते हैं, कांच में ठोस है और हवा होती विरल, तो विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो हम अपवर्तन का भी नियम पढ़ चुके हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो क्या होती है? प्रकाश किरण सीधी ना जाके मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, मतलब मुड़ना मतलब अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन की घटना। तो प्रकाश किरण कैसी हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती। तो अभिलंब ये है, अभिलंब ये है, तो अभिलंब की ओर झुक गई, मतलब यहाँ कहीं ऐसी, सीधी ना जाके डेड डैश, मतलब काल्पनिक ऐसा होना था, लेकिन कांच के कारण, कांच के कारण ऐसी हो जाती। कांच नहीं होता तो सीधी जाती नियम अनुसार। ठीक है, प्रकाश किरण कैसी हो जाती? मुड़ जाती है। तो आपका, तो ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए, ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए आपतित किरण ये है, तो आपतन का कोण क्या हो जाएगा? आई ये। ठीक है, यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन ये लिख दिया आर। ठीक है, आर के लिए R1 लिख दो यदि अपवर्तन कोण। ए बी पृष्ठ के लिए आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण R1 है। ठीक है, अब देखें, अभी प्रकाश किरण एयर से जा रही थी गिलास में, एयर से जा रही थी गिलास में, तो ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए स्नेल का नियम म्यू इक्वल, मतलब एयर से जा रही है कहाँ? गिलास में। अपवर्तनांक ए म्यू जी, इसे ही क्या लिखेंगे? साइन आई अपन साइन आर होता है। स्नेल का नियम अभी लिखा, तो आई तो आई है, आर का मान क्या लिख दिया? R1। ठीक है, तो ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए स्नेल का नियम क्या हो जाएगा? स्नेल का नियम ऐसा लगेगा, स्नेल का नियम। ठीक है, अब देखें प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? अभी विरल से जा रही थी सघन में, अब क्या हो रहा है? सी डी अपवर्तक पृष्ठ के लिए, अब काय के लिए? सी डी अपवर्तक पृष्ठ के लिए। अब प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है? अब आने वाली किरण क्या हो जाएगी? ये वाली, नाम भी लिख दें कि एम ओ आपतित है, ओ यहाँ एन लिख दें, अपवर्तित है, इस वाली ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए। अब क्या होगा? इसमें थोड़ा सुधार ये होना है, अब सी डी अपवर्तक पृष्ठ के लिए आने वाली किरण कौन है? ओ एन। ए बी के लिए जो अपवर्तक थी वह आपतित किरण हो जाएगी। अब अभिलंब में फिर एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रकाश किरण कहाँ से जा रही? सघन से विरल में आ रही, अभी विरल से सघन में आ रही थी, तो एक अभिलंब और बना दें। यदि 2 अपवर्तक प्रश्न है तो 2 अभिलंब है। ठीक है, तो प्रकाश किरण ऐसी सीधी जानी थी, लेकिन अब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही? सघन से विरल में आ रही है, तो नियम क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती, तो ऐसी ना हो कि अभिलंब से दूर और हट जाएगी ये।
ऐसे, ठीक है। तो ये अपवर्तन कोण ऐसा कुछ हो जाएगा और ये आ जाएगा आपतन। तो सी डी अपवर्तक पृष्ठ के लिए आपतन कोण क्या हो जाएगा, ये वाला आपतन कोण ये है, इसे अपन 2 से प्रदर्शित कर दें यदि, और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, ये, इसे मान लें ई, इसे ही निर्गत कोण भी कहते हैं, के लिए स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, म्यू अपवर्तन। अब कहाँ से कहाँ जा रही है, कांच से गिलास से कहाँ जा रही है, एयर में, यहाँ क्या है, हवा, तो एयर में। तो इसके लिए साइन आपतन कोण क्या है और अपवर्तन कोण क्या है, आई बटे आर होता है। तो साइन आई, स्नेल का नियम, आई का मान क्या है, आपतन कोण का मान R2, और अपवर्तन कोण मुड़ने वाला कोण अपन ने से ई मान लिया संकेत, तो ये हो गया। मतलब प्रकाश किरण कैसी आएगी, इस टाइप से आएगी, ये स्नेल का नियम ये इस टाइप से लग जाएगा। अब इसके लिए देखें कि एक सॉल्व करने भी आता है कांच के लिए, इसका और इसका गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो वो देखें कैसे होता है, उसमें लग जाता है एक सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। कौन सा, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये क्या कहलाता है, ये बहुत सरल होता है। यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और प्रकाश किरणों की दिशा उलट दी जाए मतलब जहां से जा रही थी, जहां से निकल रही थी वहां से अब इसे प्रवेश करा दिया जाए, जहां से जा रही थी अब उसे वहां से आने दिया जाए, तो फिर जो एरो ये अंदर की ओर लगा था, जाने वाले की दिशा बदल दी, अब आने वाली है, तो जहां से आ रही थी वहां से अब ये निकलेगी। ये कहलाता उत्क्रम। जैसे केमिस्ट्री में उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं चलती हैं, वैसे ही इसमें होगा। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत सिर्फ इतना है, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रही है एवं किरणों की दिशा उलट दी जाए, विपरीत कर दी जाए, तो यह उस दिशा से प्रवेश करती है जहां से यह निर्गत होती है। तो जहां से जा रही थी वहां से प्रवेश कर रही, जहां से आ रही थी इसका मतलब वहां से जाएगी। मतलब ये आपतन कोण है जो अब निर्गत कोण बन जाएगा, और ये निर्गत कोण है अभी आपतन कोण बन जाएगा, मतलब दोनों बराबर होते हैं। तो इसके अनुसार क्या है, आपतन कोण मतलब आई, और निर्गत कोण मतलब दूसरे ये वाला ई, दोनों बराबर होते हैं, आई बराबर ई, ठीक है। दो कई बार अपवर्तन हो रहा है, एक बार होता तो अपवर्तन कोण कहते हैं। अब किसी सतह से प्रकाश किरण निकल रही है तो अपवर्तन तो हो रहा है दूसरी पृष्ठ से, लेकिन वह निकलने को निर्गत कोण एग्जिट एंगल कहते हैं। निर्गत कोण मतलब एग्जिट कहते हैं, निर्गत कोण, ठीक है। तो इसमें हमेशा कौन सा नियम लगेगा, स्नेल का नियम, इस वाली पृष्ठ के लिए, अपवर्तक पृष्ठ के लिए, दोनों। फिर इसमें अब कोई सिद्ध करने आ जाए इस और इसका गुणनफल 1 होता है बताइए, तो हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगा देंगे, मतलब आई बराबर ई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों का गुणा कर दें, क्योंकि हमें गुणा चाहिए है, तो अपन क्या करेंगे, इसे 1 बना लेंगे, इसे 2 बना लेंगे। अतः समीकरण 1 और 2 का गुणा 1 व 2 से, तो ए म्यू जी बराबर क्या है, साइन आई अपॉन साइन R1 गुणे साइन R2 अपॉन साइन ई। आई बराबर आर हो जाता है उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे आई और ई बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, साइन R2 और साइन R1। तो साइन ए और इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, तो इसके गुणा में क्या हो जाएगा, गुणित जी म्यू ए, इसके गुणा में, तो ये कितने के बराबर है, अब इतना आ गया। अब ये देखें साइन R1 और R2, तो अविलंब 1 है, अविलंब 2 है, एक त्रिअक्षीय रेखा ये है, तो R1 और R2 बराबर होंगे एक अंतर कोण से। R1 बराबर है R2 एकांतर कोण से,
ठीक है, ये भी कैंसिल हो गए तो आ गया गुणनफल 1। मतलब ए म्यू जी गुणित जी म्यू ए का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। इससे ये सिद्ध हो गया दोनों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल कितना होता है? 1 होता है। इससे ये सिद्ध हो गया। ठीक है,